हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल शिवान स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है प्यार या बलात्कार। मेरी सभी सहेलियों मेरे साथ बैठ बस एक ही बात कर रही थी। अरे स्वीटी, क्या करते हैं जीजू, कहाँ काम करते हैं, वो सब मिलकर मुझे छेड़ रही थी। तभी मेरी मम्मी आई। अच्छा तुम लोग इसे तैयार होने दो, बारात आने का वक्त हो रहा है। तभी पटाखों और तेज म्यूजिक की आवाज़ आने लगी। मम्मी ने खिड़की से देखा तो बारात दरवाजे पर आ गई थी। हे भगवान, ये लड़की अभी तक तैयार नहीं हुई और बारात आ भी गई। मेरी मम्मी ने सहेलियों से कहा, तुम लोग इसे जल्दी जल्दी तैयार कर दो, मैं नीचे जा रही हूँ, अभी कितना काम बाकी है। ये कहकर मम्मी चली गई। स्वीटी देखना, तेरे होने वाले पति और हमारे होने वाले जीजू कितने खुश दिखाई दे रहे हैं। तभी स्नेहा बोल उठी, खुश क्यों ना हो, इतनी सुंदर बीबी जो मिलने वाली है। मेरे गालों को खींचते हुए स्नेहा ने कहा, हमारी दीदी किसी से कम है क्या। वैसे मैंने सोचा रखा था कि मैं तो अपनी विदाई में बिल्कुल नहीं रोने वाली, लेकिन जब खुद को अपने घर से दूर, अपने माँ बाप, अपनी छोटी बहन से दूर जाते देखा तो मन का दुख कब मेरी आंखों से बहने लगा मुझे पता ही ना चला। तब तो यही सोच रही थी, मुझे कहीं नहीं जाना अपना घर छोड़कर। और जब मैंने अपनी माँ पापा को मेरे लिए रोता देखा तो मेरी आवाज़ निकली, मम्मी पापा नहीं जाना मुझे। लेकिन कुछ ही देर बाद मेरे पापा ने मुझे खुद ही कार में बैठा दिया। जिन्होंने आज तक मेरी आँख में एक आंसू ना आने दिया, वही पापा मुझे कार में अकेला रोता छोड़ के बगल हो गए। मैं अपने पापा की मजबूरी को देखकर रोने के अलावा और कुछ ना कर सकी। खैर, अपना घर छोड़ के तो चाहे मैं चली आई थी, लेकिन ये नया घर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। दरवाजे की चौखट पर एक कलश में कुछ चावल और कुमकुम डाल के रखा था। बेशक मुझे ये घर अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन इस बात की खुशी थी कि जिनकी वजह से मैं अपना घर छोड़कर आई हूँ वह मेरे साथ मेरे बगल में खड़े हैं। पहले मेरी सासू माँ ने हमारी आरती उतारी और फिर कलश पर पाँव मार के प्रवेश करने को कहा। रस्म रिवाज पूरी होते मैं बहुत थक गई थी और मेरे शरीर में अब और ताकत नहीं बची थी, लेकिन फिर भी सुहाग की सेज पर मैं सो नहीं सकती थी। मुझे ऐसे बैठे बैठे 1 घंटा होने को था। तभी दरवाज़ा खुला। मेरे पति संजय कमरे में आ गए। उन्होंने मुझे मुंह दिखाई के तौर 2000 रुपये दिए। फिर उन्होंने मेरा घूंघट उठाया। इतना तो समझ आ गया था कि अब वक्त आ गया है अपना सब कुछ अपने पति को समर्पण करने का, लेकिन मेरी थकावट मेरे शरीर का साथ नहीं दे रही थी, इसलिए मैंने आज कुछ ना करने को बोल दिया। मुझे लगा शायद वो मेरी बात समझेंगे, लेकिन उन्हें शायद मेरी न तो सुनाई ही दी। और फिर मैंने बुझे मन के साथ उनका यह सोचकर साथ देने लगी कि कहीं उन्हें बुरा ना लग जाए और वो नाराज़ ना हो जाए। आपको यूँ बाहर भेजते हैं आपके बॉस, जब भी आते हैं तो एक हफ्ते आप बाहर ही रहते हैं। पता है, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता आपके बिना। आज 2 महीने हो गए हैं, आप तो अक्सर बाहर ही रहते हैं, आते हैं तो बस 2-4 दिन के लिए। अरे बेबी, मैं तुम्हारे लिए ही तो इतना काम कर रहा हूँ। तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हें हर सुविधा दे सकूँ? काम नहीं करूँगा तो कैसे चलेगा। वो अक्सर ऐसा ही करते हैं, जब भी आते हैं तो मुझे इतना प्यार करते हैं कि मेरी हर गिला शिकवा दूर हो जाती है। वो सच में मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, मैं फ़ोन रखती हूँ स्नेहा, थोड़ा काम कर लेती हूँ। शादी के 3 महीने के बाद आखिर मैंने वो खबर सुनाई जिसका पूरे घर को इंतज़ार था। इस बात को मैं भी जानकर बहुत खुश हुई थी। मैंने सासू माँ को बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो वो भी बहुत प्रसन्न हुए। अब बस इंतज़ार है संजय के वापस आने का। 4 दिन हो गए हैं उन्हें काम के सिलसिले से बाहर गए हुए। फ़ोन आया था तो बता रहे थे कि आज ऑफिस आ जाएंगे। डिनर करने के बाद जब संजय जी और मैं बेडरूम में थे
जब मैंने उन्हें बताया आई हैव ए गुड न्यूज। क्या गुड न्यूज है स्वीट हार्ट? आई एम प्रेग्नेंट। इस बात को सुनकर संजय जी एक बार को तो हैरान थे, लेकिन उन्होंने फिर चेहरे पे स्माइल लाते हुए कहा, ओह ए रियली? मैं बहुत खुश हूँ। इतना कहकर मुझे ज़ोर से गले लगा लिया। उन्होंने कहा, अब तुम्हें अपना खास ध्यान रखना चाहिए। ये बोलकर वो किचन में गए और मेरे लिए दूध और कुछ फल लेकर आ गए और बोले कि अब से तुम्हें संतुलित आहार ही खाना है। उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती ही फल और दूध पिलाया। अगली सुबह जब मैं बाथरूम गई तो ब्लीडिंग सी हुई और पेट में दर्द से भी था। मुझे इस बात की बहुत टेंशन हो गई, तो मैंने डॉक्टर को दिखाना ही ठीक समझा। तब पता चला कि अंडा खराब हो गया है। यह सुनकर तो मैं जैसे मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन ही फिसल गई। मेरा माँ बनने का सपना चूर हो गया। लेकिन मेरे पति ने इस मुसीबत की घड़ी में मेरा बहुत साथ दिया और उन्होंने ही मुझे समझाया कि कोई बात नहीं। मैंने बोला था स्पेशल ध्यान रखने को। ज़रूर तुमने कोई भारी काम कर लिया होगा। तुम चिंता ना करो, हम फिर से प्लानिंग कर लेंगे। आज मेरी शादी को 4 साल हो गए, लेकिन मुझे माँ सुख अभी तक नहीं प्राप्त हुआ। इन 4 सालों में मैं 6 बार प्रेग्नेंट हुई, लेकिन हर बार मुझे निराशा ही हुई। अब तो मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मैं कभी माँ बन सकूंगी। इसलिए मैंने अडोप्शन सेंटर जाकर एक लड़की को गोद लेना ही ठीक समझा। लेकिन इस बात मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी कि संजय जहाँ मेरे हर फैसले का समर्थन करते थे, वही लड़की की गोद लेने की बात से नाराज़ थे। उनकी नाराज़गी का कारण मेरी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे इस बात की खुशी भी थी कि अनन्या की वजह से मुझे माँ होने का सुख मिल सका। मेरा ज़्यादा वक्त अनन्या के साथ ही बीतने लगा। जहाँ एक तरफ अनन्या के साथ खुशी भरे पल गुजरते थे, वहीं दूसरी ओर संजय की बेवजह की नाराज़गी का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन मुझे ये उम्मीद थी कि एक दिन संजय भी अनन्या को अपना लेंगे। शायद उस दिन सोमवार था। हाँ, सोमवार ही था। संजय ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे कि उनका फ़ोन वाइब्रेट करने लगा। उनका फ़ोन ज़्यादातर वाइब्रेशन मोड पर ही रहता है, तो संजय बाथरूम में थे। मुझे लगा कॉल इम्पोर्टेंट ना हो, इसलिए मैंने कॉल उठा लिया। हेलो हेलो, कोई है? हेलो हेलो, लेकिन उधर से कोई नहीं बोल रहा था और कुछ देर में कॉल कट गई। जब बात नहीं हुई तो मैंने भी संजय जी को कॉल के बारे में कुछ नहीं बताया और उनके लिए ब्रेकफास्ट तैयार करने में लग गई। जब संजय शाम को वापस आए तो वो काफ़ी गुस्से में थे। मैं उनके लिए पानी लेकर गई। उन्होंने पानी भी नहीं पिया, बल्कि मेरा हाथ काफ़ी ज़ोर से पकड़ के खींचते हुए बेडरूम में ले गए और बोले, आज सुबह कोई फ़ोन आया था? जी आया था, लेकिन क्या हुआ? मेरा हाथ छोड़िए, दुख रहा है। इस बात में गुस्सा होने वाली क्या बात है? तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फ़ोन उठाने की? अरे हुआ क्या है? मुझे लगा ज़रूरी कॉल है, इसलिए कॉल मैंने रिसीव कर ली। लेकिन बात क्या हुई? खबरदार साली, जो आज के बाद मेरा फ़ोन छुआ भी तो औकात में रहना सीख। प्यार से रखा है तो सर पर मूतेगी। देखिए, आप ऐसे मुझसे बात नहीं कर सकते। मैंने बस इतना कहा ही था। चुप साली, जवान लड़ाती है। और इतना कहते ही उन्होंने ज़ोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर रसीद कर दिया। मेरी बेटी अनन्या, जो कि वहीं दूर खड़ी मुझे देखकर रो रही थी, मैं दौड़ती गई और अनन्या को गोद में लेकर चुप कराने लगी और अपने छोटे छोटे हाथों से मेरे आंसू साफ कर रही थी। उस दिन हम माँ बेटी एक दूसरे को चुप करते रहे। मैंने अनन्या को चुप करा लिया, सुला दिया और मैं खुद भी उसके साथ बिना खाना खाए सो गई। न जाने संजय कब कमरे में आए। मेरी नींद तब खुली जब वो मेरी सलवार की गांठ खोलकर कमीज ऊपर करके मेरे बदन को चूम रहे थे। मैंने अपना पूरा जोर लगाकर उन्हें दूर करना चाहा, लेकिन वो बस मुझे सॉरी सॉरी बोलते रहे और बिना मेरी मर्जी जाने मुझे प्यार करते रहे। बहरहाल रात बीत गई, थप्पड़ का दर्द भी ख़त्म हो गया, लेकिन एक बात मेरे दिल पर ये छाप छोड़ गई कि उस काल में था क्या ऐसा जिसके लिए मुझे गालियाँ दी, मुझ पर हाथ उठाया।
आज जब वो नहाने गए तो मैंने उनके फ़ोन से वो नंबर लेना चाहा, लेकिन अब तक फ़ोन का पासवर्ड बदल चुका था। अचानक उसी नंबर से मिस कॉल आई। मैंने नंबर को एक पेपर पे लिख दिया और फ़ोन वैसे ही दोबारा रख दिया। जब संजय जी वापस काम पे चले गए तो मैं दुकान से सामान लाने के बहाने से बाहर गई और पीसीओ से उसी नंबर पर फ़ोन लगाया। उधर से आवाज़ आई, हेलो। ये आवाज़ एक औरत की थी। मुझे एक झटका से लगा कि इस वजह से मुझे मारा, किसी गैर औरत के लिए। मैंने हिम्मत करते हुए कहा, हेलो जी, नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? मैंने कहा, आप पहले बताइए आप कौन? फ़ोन आपने किया है। जी, मैं भारतीय आरोग्य योजना से दीपाली बात कर रही हूँ। इस योजना में हम लोगों को मुफ्त इलाज सुविधा दे रहे हैं। ये एक सरकारी सुविधा है, तो अपना नाम पंजीकृत कराने के लिए आपको कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम अनामिका। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? जी, मेरे परिवार में कुल 4 लोग हैं। मेरे पति, मैं और 2 मेरे बच्चे। क्या मैं आपके पति का नाम जान सकती हूँ? जी, उनका नाम संजय है। ये सुनकर तो जैसे मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई हो। फिर भी मैंने हिम्मत करके फिर से पूछा, क्या आप उनका पूरा नाम बता सकती हैं? जी, संजय तलवार। मैं एकदम सुन्न पड़ गई। ये सुनकर मुझे तो जैसे काटो तो खून नहीं, मुझे कुछ भी सुनाई दिखाई देना जैसे बंद हो गया हो। मैंने क्रेडल को रखा और सुन्न सी घर की ओर बढ़ गई। मैं घर जब पहुंची तो मेरी सास ने मुझे इस तरह सुन्न पाया तो पूछने लगी, स्वीटी बेटा, क्या हुआ तुझे? जब मैंने कोई जवाब ना दिया तो उन्होंने मुझे झकझोर के पूछा, क्या हुआ बेटा? तब मुझे होश आई और मैं अपनी सास के गले लगकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। माँ, ये क्या हो गया? मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई। अब मैं क्या करूँ? माँ ने चुप करते हुए पूछा, आखिर बेटा हुआ क्या है? चुप हो जा, मुझे बता। अरे माँ, कुछ नहीं रहा बताने को। मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अरे हुआ क्या बेटा, बता तो सही। मेरे अलावा उनकी एक और बीवी, उनसे उनके बच्चे भी हैं। ये सुनकर मेरी सास के चेहरे का रंग उड़ गया और बोली, क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें ये किसने कहा? मैं रेवती हुई बोली, अभी अभी मैं उसी से बात करके आई हूँ। अनामिका ने खुद बताया मुझे। सास ने कहा, चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, मोहल्ले वाले सुन लेंगे, चुप। ये सुनकर मुझे हैरानी हुई कि सास को मोहल्ले की फ़िक्र है, अपनी बहू की फ़िक्र नहीं। बाद में मुझे पता चला कि ये बात मेरी सास ससुर को पहले से पता थी। संजय ने उसके साथ लव मैरिज की थी, वो भी गैर बिरादरी में। संजय के माँ बाप ने उनकी मेरे साथ शादी इसलिए करवाई थी कि अगर किसी को पता चला कि संजय ने गैर बिरादरी में शादी की है तो उनका नाम खराब हो जाएगा। बस इसी बात को छिपाने के लिए उन्होंने संजय की शादी मेरे साथ करवा दी थी और संजय ने अपने माँ बाप की खुशी के लिए मुझसे शादी करी थी। और तो और मैं माँ ना बन सकी, वो भी संजय की वजह से। वो हर बार मुझे ऐसी दवा दे देता था जिससे मेरा बच्चा खराब हो जाता था, कभी दूध में मिलाकर तो कभी खाने में। अब मुझे समझ आ गया कि संजय के लिए मैं सिर्फ उसके मज़े करने का सामान ही थी, इंग्लिश में जिसे कहते हैं ना, सेक्स डॉल। क्योंकि संजय ने मुझे प्यार तो कभी किया ही नहीं था, वो तो बस अपनी सेक्स की भूख को मेरे सहारे मिटाता था। आज इस बात को 3 साल बीत गए हैं। अनन्या अब 6 साल की हो गई है। मैं उस घर को छोड़कर अब अकेले रह रही हूँ, क्योंकि उस घर में रहकर मैं कभी खुश नहीं रह सकती थी। इसलिए मैंने घर छोड़ने का फ़ैसला किया। चाहे यहाँ सिर्फ हम दोनों ही हैं और हम अब काम करके गुजारा करना पड़ रहा है, फिर भी मैं और मेरी बेटी बहुत खुश हैं। कोर्ट में हज़ारों पेंडिंग केस की तरह मेरा भी केस पेंडिंग चल रहा है। उम्मीद है शायद कानून की अंधी आंखें मेरा दुख देख सके, लेकिन जब भी वो ख्याल आता है तब तक ये ही सवाल मन में आता है कि वो प्यार था या बलात्कार।